है जिसमें हमारे पास चार 11th ग्रेड के साइंस स्टूडेंट्स हैं। ऑल फोर ऑफ देम आर फ्रेंड्स, चारों आपस में दोस्त हैं और इन सभी का सेम ड्रीम है। दे शेयर अ कॉमन गोल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में एडमिशन, जिसके बाद वो वहां से बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, ये चारों डिसाइड करते हैं कि हम इस इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे। जैसे ही वो यहां पहुंचते हैं, अभी वो बाहर खड़े हैं, सिर्फ बिल्डिंग को देख के ही उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार कभी हम इस गेट के दूसरी तरफ भी तो हो सकते हैं। सिर्फ इतना सोच के, सिर्फ इतना सा थॉट विजुअलाइज करके वो इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि उनकी पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं और एक साइलेंट प्रॉमिस करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, इस ड्रीम को रियलिटी में जरूर कन्वर्ट करेंगे। बस ऐसा करके वो अपने अपने घर निकल जाते हैं टू सीरियसली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एग्जाम। ओके, अब इन चारों में से एक बच्चा है राहुल। इसकी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। राहुल घर पहुंचता है एंड ही स्टार्ट्स कैचिंग अप विद द एंटायर करिकुलम ऑफ द जेई एग्जाम। और वो डर जाता है ये देख के कि यार कितना सारा सिलेबस है जो मुझे पढ़ना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसको घबराहट होने लगती है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से एग्जैक्टली पढ़ना शुरू करूं, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाऊं, उसमें भी कौन सा चैप्टर पकड़ूं, उसमें भी किस कॉन्सेप्ट से शुरुआत करूं। ओके, उसको होपलेसनेस होने लगती है, बट ही कलेक्ट्स हिमसेल्फ। वो एक लंबी सांस लेता है। ही डिसाइड्स टू एक्ट सेंसिबल। वो अपना लैपटॉप खोलता है और रिसर्च शुरू करता है। आप सोच रहे होंगे किस बात की रिसर्च? यार देखो, राहुल को समझ आता है कि एक ही सोल्यूशन है उसकी इस प्रॉब्लम का। वो क्या करेगा, वो पिछले 5 सालों के जेई के पेपर को इन डिटेल स्टडी करेगा, उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न को इन डेप्थ तरीके से एनालाइज करेगा, क्योंकि उसी से उसे अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा। ठीक है, तो वो अपनी रिसर्च शुरू करता है और सबसे पहले उसको जो पीस ऑफ डेटा मिलता है वो होता है ये पाई चार्ट, जिसको देख के उसे समझ आता है कि तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जेई के एग्जाम में इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। इसीलिए उसको अपनी प्रेपरेशन में भी तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, ही डिसाइड्स टू स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। पर जैसे ही वो इस सब्जेक्ट के सिलेबस का पता करता है, उसे समझ आता है, ओ माय गॉड, दिस इज ह्यूज, दिस इज जायंट, दिस इज बल्कि, ये तो बहुत सारा है। पर फिर वो खुद को याद दिलाता है, वाई टू फियर व्हेन डेटा इज हियर। ओके, तो वो इंडिविजुअली इस सब्जेक्ट में डीप डाइव एनालिसिस करना शुरू करता है। उसको समझ आता है कि मैथमेटिक्स का पूरा समुद्र जितना सिलेबस 7 डिस्टिंक्ट यूनिट्स में डिवाइडेड है, जो कि हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड द रिमेनिंग एडिशनल टॉपिक्स। सच दैट पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज जेई एग्जाम में अलजेब्रा से पूछे गए हैं 6 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 5 सवाल, कैलकुलस से 9 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट से 5, वेक्टर 3D से 4, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस से भी 4 एंड जो एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि आपके मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इनसे 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। तो इस बार ग्राफ को, ब्यूटीफुल से सिस्टमैटिक बार ग्राफ को देख के उसको इतना तो समझ आ जाता है कि कैलकुलस को प्रायोरिटी देना जरूरी है अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि ये मैक्सिमम वेटेज होल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब बिना कैलकुलस किए तो नैया पार नहीं होने वाली। तो ठीक है, कैलकुलस से शुरुआत करने के लिए वो जब इस यूनिट को स्टडी करना शुरू करता है तो उसको समझ आता है कि यार अकेले इस यूनिट में ही इतना कुछ है पढ़ने को। ओ माय गॉड। ठीक है, तो फिर से डेटा की मदद ली जाएगी। और क्या, रेस्क्यू यहां पे कौन कर रहा है, हमें बचा कौन रहा है, डेटा। अगेन एंड अगेन, तो मैथमेटिक्स को पहले तो उसने अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया। अब वो डिसीजन लेता है कि मैं कैलकुलस यूनिट को उसके अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा और हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस को स्टडी करूंगा फ्रॉम द जेई पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो उसको समझ आता है कि कैलकुलस बना है इन टोटल 6 डिस्टिंक्ट चैप्टर्स से। ठीक है,
ये जो सभी चैप्टर्स हैं इनकी वेटेज अगेन ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में इन द जेई एग्जाम क्या रही है? फंक्शन से पूछे गया है एक सवाल, एलसीडी मतलब कि लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से भी आया हुआ है एक सवाल, एओडी से पूछे गए हैं कितने? 3 सवाल, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स 2 सवाल, एरिया अंडर कर्व्स 1 सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 सवाल। ऑब्वियसली जब वो ये चीज एनालाइज कर लेता है तो उसको समझ आ जाता है कि प्रायोरिटी वाइज उसको कैसे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। इतना जान के ही उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये जो आइडिया था ना इस जेई एग्जाम को क्लियर करने का, क्रैक करने का, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स यू नो, वो उसको रियलिस्टिक लगने लगता है, अचीवेबल लगने लगता है, अटेनेबल लगने लगता है। क्योंकि अब वो एग्जैक्टली जानता है कि किस स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करना है, अपनी मेहनत, अपने एफर्ट को किस डायरेक्शन में चैनलाइज करना है टू मैक्सिमाइज द रिजल्ट। मतलब अब वो उसको क्लियर है कि जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो इस एग्जाम में मैक्सिमम वेटेज कैरी करते हैं उसमें उसको अपना 100% फोकस लगाना पड़ेगा, अनडिवाइडेड टाइम, अटेंशन और एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। वहीं जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेटेज कैरी करते हैं एग्जाम में, उसमें अननेसेसरी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, समझ आया? तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट राहुल, जिस तरीके से उसने खुद की मदद की है ना। उसके पास सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड डेटा अवेलेबल था, उसने उस डेटा को बड़ी इंटेलिजेंटली एनालाइज किया और उसमें से काफी मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव अपने काम के कंक्लूजन्स डिराइव किए एंड ही हेल्प्ड हिमसेल्फ। माइंडेड बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट। यस, देखो यार, पहले ना मतलब बैक इन द डेज स्टैटिस्टिक्स वॉज अबाउट जस्ट 2 थिंग्स, डेटा को कलेक्ट करो और फिर उसे प्रेजेंट कर दो। लेकिन धीरे धीरे विथ टाइम, ओवर टाइम, इसका स्कोप और ब्रॉड हुआ एंड 2-3 स्टेप्स और ऐड हो गए। एनालाइज भी करो डेटा को, उसके बाद उसकी भाषा को सही तरीके से समझो, मतलब कि इंटरप्रेट द डेटा, और लास्ट में उसमें से जितने मीनिंगफुल कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हो वो निकालो। ओके, तो अगर मैं फॉर्मली इसको डिफाइन करूं तो स्टैटिस्टिक्स इज दैट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with collection of data, then organizing it, then presenting it, then analyzing it, then interpreting it, मतलब interpreting its language correctly, and then last में drawing, extracting meaningful conclusions from it. Okay, तो अब आप समझ चुके हैं कि what is statistics all about। तो इस ब्रांच से जुड़े सारी टर्मिनोलॉजी, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में एक एक करके स्टडी शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की। आप अपने पुराने 9th-10th ग्रेड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेटा प्राइमरली 2 तरह का होता है, एक तो अनग्रुप्ड और दूसरा ग्रुप्ड, एंड देन ग्रुप डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो धीरे धीरे इन सबकी डेफिनेशंस को रिकॉल करते हैं। सबसे पहला है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इस केस में the data is expressed as individual data points। यहां पे डेटा कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इंडिविजुअल, एक 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 डेटा पॉइंट को लिख के। देखो ये वर्ड है ना अनग्रुप्ड, इसका सीधा मतलब क्या है? समथिंग विच इज नॉट ग्रुप्ड। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो डेटा रहता है वो कोई बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े सुलझे हुए तरीके से कोई अरेंज नहीं किया हुआ रहता कि भाई अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा हो, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करके रखा हो। नहीं, यहां पे डेटा एक सिंपल सी लिस्ट ऑफ नंबर्स की तरह एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट है जिसने 10 अलग अलग क्लास टेस्ट में मार्क्स स्कोर किए हैं, वो सारे मार्क्स इस डेटा सेट में लिखे हुए हैं। ओके, आप क्लियरली सिर्फ इसकी शक्ल देख के ही ये बात पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे डेटा इज एक्सप्रेस्ड एज इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, है ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स है सेपरेटेड बाय कॉमास और कुछ नहीं। तो बिंगो, ये अनग्रुप्ड फैशन में रिप्रेजेंटेड डेटा है, बात ही खत्म। ठीक है, अगले पे आते हैं ग्रुप्ड डेटा पर। इस पे स्टडी करने से पहले लेट्स रिवाइज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी।
एक ऑब्जर्वेशन की, एक डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वो अपने डेटा सेट में कितनी बार अकर हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, वो नंबर उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं अपने डेटा को एक फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहूं, जिसमें हर डिस्टिंक्ट डेटा पॉइंट अपनी फ्रीक्वेंसी के अलोंग, अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा हुआ है, तो वो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास अनऑर्गेनाइज डेटा है ना, मैं इसे ऑर्गेनाइज करके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से एक्सप्रेस करना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट अनग्रुप डेटा इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सारी की सारी डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस पकड़ूंगी। जैसे कि आप देखो यहां पे 61 है, उसके अलावा 48 है, उसके अलावा 49 है, देन 54 है, एंड देन 52 है ना। वैसे तो यहां पे गिन के देखो तो 10 ऑब्जर्वेशंस है, पर डिस्टिंक्ट कितनी है, सिर्फ ये 5। तो पहले तो मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस पकड़ी, अब मैं हर एक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगी कि हर एक ये ऑब्जर्वेशन जो डिस्टिंक्ट है ये कितनी बार डेटा सेट में आकर हुई है। तो 61 मुझे दिख रहा है कि 4 बार आकर हुई है, 48 एक बार, 49 2 बार, 54 2 बार, और 52 एक बार, है ना। अब मैं एक टेबल प्रिपेयर करती हूं जिसमें एक कॉलम में रखती हूं मार्क्स का, उस कॉलम में ये सभी डिस्टिंक्ट मार्क्स बैठे हुए हैं, और दूसरा कॉलम में रखती हूं उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, ओके। तो ये कहना क्या चाह रही है ये डेटा, ट्राई टू इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ दिस टेबल। 49 मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं 2 क्लास टेस्ट में, 52 मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 1 क्लास टेस्ट में, 54 मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 2 क्लास टेस्ट में, 61 4 में और 48 1 में। जिसका सीधा मतलब है कि अगर आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्लास टेस्ट आ जाएंगे जिसमें बच्चा बैठा था। समझ आया। तो इस तरीके से डेटा को एक्सप्रेस करने का तरीका कहलाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, अब देखो यार, ये डिस्क्रीट के केस में ना द डेटा इज ओनली अलाउड टू टेक स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यूज, पर ऑन द ऑपोजिट अगर डेटा को परमिशन है सारी की सारी वैल्यूज लेने की विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, जहां पे ये रेंज एक इनफाइनाइट सेट भी हो सकती है, तब हम कहते हैं कि हमारा डेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस्ड है। जनरली ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन तब पिक्चर में आता है जब आपके पास काफी वॉल्यूमिनस डेटा है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन योर डेटा सेट इज वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज। इस केस में आप क्या करते हो ना, अपने डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए उसे कंडेंस करते हो, आप उसे छोटे 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 ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, जहां पे हर ग्रुप एक क्लास इंटरवल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करते हो कि भाई उस इंटरवल में कितनी ऑब्जर्वेशंस बैठी हैं, और इसे आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो अनग्रुप्ड डेटा है, मैं इसे क्लास इंटरवल्स की मदद से एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, ओके, ऑर्गेनाइज करके दिखाना चाहती हूँ। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले तो एक चीज नोट करो कि जब भी आप एक डेटा को तोड़ते हो ना क्लास इंटरवल्स में, तो आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्लास इंटरवल्स शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्लास इंटरवल्स शुड बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, मतलब लीस्ट से लेके ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन तक सारे कवर होने चाहिए, पूरा रेंज कवर होना चाहिए। रेंज ऑफ अ डेटा सेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब मैं कहती हूं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए क्लास इंटरवल्स, तो मेरा क्या मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू से लेके सबसे बड़ी वैल्यू तक सारे के सारे इंटरवल्स के थ्रू आपके कवर होने चाहिए ऑब्जर्वेशंस। ओके, पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल्स, ये ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना तो बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज की प्रेफरेबली हो सके तो
हो सके तो जो क्लास विड्थ है ना, ओके, द क्लास साइज शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब कि थ्रू आउट आप सेम रखो, ये कोशिश करनी है हमें। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वही काम करते हैं, हमें इस अनऑर्गेनाइज डेटा सेट को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करना है। तो क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, उसके पहले ये देखो कि 48 यहाँ पे लीस्ट वैल्यूड ऑब्जर्वेशन है और 61 यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यूड ऑब्जर्वेशन है ना, राइट? तो यानी कि रेंज क्या हुई इस डेटा सेट की, 61 माइनस 48 मतलब कि 13 कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, मतलब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स तो थोड़े ही होंगे। लेट्स से क्लास विड्थ मतलब कि क्लास साइज को हम 5 रखते हैं, ओके? तो सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या बनेगा, 45 टू 50, है ना? एक बात ध्यान रखें कि इस क्लास इंटरवल में 45 इंक्लूडेड है पर 50 एक्सक्लूडेड है। यस, इस क्लास इंटरवल में वो सारी ऑब्जर्वेशंस बैठी हैं विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 50। मतलब ये वाला जो क्लास इंटरवल है ना, इसमें इट इज इंक्लूसिव ऑफ लोअर लिमिट बट एक्सक्लूसिव ऑफ अपर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट इंक्लूडेड है पर अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है। अगला इंटरवल क्या होगा, 50 टू 55, देन 55 टू 60, देन 60 टू 65। यहां पे मैं कहानी रोक दूंगी क्योंकि मेरी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ही 61 है जो कि मेरे लास्ट इंटरवल में कवर हो चुकी है ना। 61 से ज्यादा बड़ी ऑब्जर्वेशंस है ही नहीं, तो हम और इंटरवल्स क्यों बनाएं। ठीक है, अब हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करते हैं। देखो, पहले क्लास इंटरवल से शुरुआत की जाए तो डेटा सेट में कितनी है वो ऑब्जर्वेशंस जो कि 45 से 50 के बीच में लाया करती हैं। हमारे पास है 48, 49, 49, तीन ऑब्जर्वेशंस। कूल। व्हाट अबाउट नेक्स्ट इंटरवल 50 टू 55? ध्यान से देखते हैं, वी हैव 54, 54, 52, तीन ऑब्जर्वेशंस हैं विच लाई इन द इंटरवल 50 टू 55, तो 3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल। अगले पे आओ 55 टू 60, ध्यान से पूरे डेटा सेट को देखो, ऐसी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 60, मतलब कि इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 0, एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं है इसमें। कूल। एंड लास्ट इंटरवल इज 60 टू 65 जिसके अंदर आपके पास है 61, 61, 61, 61, 4 बार 61 ही है, दैट्स इट, 4 इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जब भी आप डेटा को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो वी से इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम सारे टाइप्स ऑफ डेटा की बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? अभी तक आप जितनी भी क्लासेस में रहे होंगे, हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, राइट? उस मॉनिटर को कई स्कूल्स में प्रीफेक्ट भी कहते हैं। वो मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हुआ एक अकेला इंडिविजुअल होता है, राइट? सिमिलरली हर डेटा सेट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, वो उसकी सेंट्रल वैल्यू कहलाती है, और उस सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करने के काफी सारे अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके होते हैं जिनको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जो कि होते हैं आपके मीन, मीडियन और मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आपको एक ऐसा फिगर मिलता है जो पूरे डेटा सेट को अकेला रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के अराउंड ही बाकी सारी ऑब्जर्वेशन सेंटर्ड होती हैं या कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। आया समझ में? तो शुरू करते हैं बात करना मीन, मीडियन, मोड की फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स दैट वी हैव स्टडीड। शुरुआत करते हैं अनग्रुप्ड डेटा से। देखो यार, जब भी आपका डेटा सेट एक लिस्ट ऑफ नंबर्स की तरह एक्सप्रेस्ड होता है ना, तो ऐसे डेटा सेट को पहली बात तो हम अनग्रुप्ड कहते हैं, और इसका अरिथमेटिक मीन या फिर मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। वो कैसे निकलेगी? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं सेम डेटा सेट कंसिडर करती हूँ जिसमें एक स्टूडेंट है जो 10 अलग अलग क्लास टेस्ट उसने लिए हैं, और उन 10 क्लास टेस्ट में जो उसके 10 मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, कितनी ऑब्जर्वेशंस है इस डेटा सेट में? 10, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैल्यू ऑफ n इज 10, राइट? हर एक ऑब्जर्वेशन की मुझे एक्सप्लिसिट वैल्यू पता है।
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 61, सेकेंड ऑब्जर्वेशन की है 48, थर्ड ऑब्जर्वेशन की है 54 एंड सो ऑन, है ना, राइट तो एक्सआई डिनोट कर रही है यहां पे ith ऑब्जर्वेशन। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, अगर एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट 2 बार रिपीट होता है, 2 बार डेटा सेट में आकर करता है, तो मैं उसे 2 टर्म्स काउंट कर रही हूं। अगर कोई डेटा पॉइंट 4 बार रिपीट होता है तो मैं उसे 4 टर्म्स काउंट कर रही हूं। आई एम नॉट जस्ट काउंटिंग द डिस्टिंक्ट टर्म्स, आई एम काउंटिंग ऑल द टर्म्स एज डिस्टिंक्ट टर्म्स। ठीक है, चलो फिर अब मीन निकालना है। लेट्स से x एक रैंडम वेरिएबल है जो ये सारी 10 ऑब्जर्वेशंस अज्यूम करता है एज वैल्यूज, तो x बार विल डिनोट द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा सेट। ओके, ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस x10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि n। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ कैसे, समेशन xi i रनिंग फ्रॉम 1 to 10 होल अपॉन n। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में इन सारे xi's की जगह इनकी एक्सप्लिसिट वैल्यूज रख दो, है ना, तो ये बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में n की जगह आप 10 रख दो। ठीक है, अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 550 और डिनोमिनेटर में तो 10 है ही, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 55। आया समझ में? ओके, सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। जब भी आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है जिसमें कि डेटा पॉइंट्स आर जस्ट रिटन एज लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, उस केस में sum of all observations upon total number of observations gives you the mean of that data set. All right? मीन की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं विथ मीडियन। ठीक है, तो जब भी आपका डेटा रॉ फॉर्मेट में एक्सप्रेस्ड होता है, मतलब ऑब्जर्वेशंस लिस्ट ऑफ नंबर्स की तरह पड़ी हुई हैं, तो उस केस में ऐसे डेटा सेट का मीडियन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले तो हम उस डेटा सेट को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद जो वैल्यू एकदम मिड में, बीच में बैठी होती है, उसको पकड़ के हम मीडियन डिक्लेयर कर देते हैं। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है, दिस इज माई डेटा सेट एक्सप्रेस्ड इन रॉ फॉर्मेट, अनग्रुप्ड फैशन में, है ना, ऑब्जर्वेशन है, कॉमा 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 करके सेपरेट कर दिया, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दिस डेटा सेट इज 5 व्हिच इज एन ऑड नंबर, है ना, और लेट्स से मैंने इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, मतलब x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 इज लेस देन इक्वल टू x3 इज लेस देन इक्वल टू x4 इज लेस देन इक्वल टू x5। ओके, अब आप क्लियरली ये मेक आउट कर सकते हैं कि जो बीच में ऑब्जर्वेशन बैठी है ना, एकदम मिड में, दैट इज x3, दिस इज माय मिडिल वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। देखो एग्जैक्टली इसके पहले 2 ऑब्जर्वेशंस बैठी हैं और इसके बाद भी 2 ऑब्जर्वेशंस बैठी हैं। समझ में आया? तो मैं मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट किसको डिक्लेयर कर दूंगी? x3 को। इन जनरल जब भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं, तो उस केस में एग्जैक्टली एक मिडिल वैल्यू मिलती है आपको। वो कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है? n+1/2th ऑब्जर्वेशन, और उस यूनिक मिडिल वैल्यू को आप मीडियन डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स वाज ऑड, है ना, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 5, तो 5+1/2 मतलब कि थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरी मीडियन है, जो कि ट्रू है। आया समझ में? वहीं ऑन द अदर हैंड लेट्स से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, ठीक है, लेट्स से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन माय डेटा सेट इज इवन 6। ओके, अगेन ये अनग्रुप डेटा ही है, बस अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अनग्रुप डेटा है। अगेन ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ओके, अब इसको देखते हुए आपको क्या समझ आता है?
कि ये दो वैल्यूज हैं जो एकदम बीच में बैठी हुई हैं, यानी कि इस सिनेरियो में आपके पास दो मिड वैल्यूज आ रही हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों साथ में टुगेदर दे आर डिवाइडिंग माय डेटा सेट इनटू टू इक्वल हाफ्स। इन दोनों के पहले दो टर्म्स है, बाद में दो टर्म्स है ना, तो बैठी है ना ये दोनों बीच में। ओके, यानी कि मैं मीडियन किसको डिक्लेयर करूंगी? मीडियन तो एक फिगर आएगा ना, मिडिल वैल्यूज तो दो आ रही हैं, तो मैं इन दोनों के एवरेज को मीडियन डिक्लेयर करूंगी। ठीक है, एवरेज मतलब इन दोनों के अरिथमेटिक मीन को। तो दो टर्म्स के अरिथमेटिक मीन क्या होगा? उनका सम डिवाइडेड बाय 2। दिस इज गोइंग टू बी द मीडियन। आया समझ में? तो इन जनरल जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो उस केस में आपको दो मिडिल वैल्यूज मिलती हैं। वन इज द n/2th ऑब्जर्वेशन, अदर इज द n/2+1th ऑब्जर्वेशन। आप इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, वो जो सिंगल फिगर आता है आप उसको मीडियन डिक्लेयर कर देते हैं, है ना। जैसे कि यहां पे n मेरा 6 है, 6 इज इवन, तो दो मिडिल वैल्यूज कौन सी आएंगी? 6/2th ऑब्जर्वेशन मतलब कि थर्ड, एंड 6/2+1th ऑब्जर्वेशन मतलब कि फोर्थ। तो वही तो हो रहा था, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशंस दो मिडिल वैल्यूज आ रही थी, तो दोनों का मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगी, मतलब कि ये, तो वो मेरा मीडियन आ जाएगा। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन आपके अनग्रुप डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करके मीडियन निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारा अभी तक चला आ रहा एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो इस डेटा सेट में 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, हम जानते हैं। पर प्लीज नोट, ये बात स्टूडेंट्स काफी बार इग्नोर करते हैं एंड दे एंड अप लूजिंग मार्क्स इन समथिंग सो सिंपल एज कंप्यूटिंग मीडियन फॉर अ रॉ डेटा सेट। यहां पे आपका डेटा सेट अनग्रुप्ड है, रॉ है ना, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस बैठी हैं कॉमा 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 से सेपरेटेड। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी वो अरेंजमेंट यहां पे नहीं हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है 48, देन आई हैव 2 49s। मैं असेंडिंग में अरेंज कर रही हूं, ठीक है, छोटे से बड़ा। इसके बाद है मेरे पास 52, देन आई हैव 2 54s, देन व्हाट डू आई हैव 1 2 3 4 61s। तो डेटा सेट सेम है, पर अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड डेटा सेट है, इस पे काम होगा, ठीक है, ओरिजिनल पे नहीं, अरेंज्ड पे काम होगा जब भी आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 10। 10 क्या होता है? इवन। ओके, तो काउंट करो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और ये 10th। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो हमारे पास दो मिडिल वैल्यूज आती है, वन इज द n/2th ऑब्जर्वेशन एंड अदर इज द n/2+1th ऑब्जर्वेशन। n क्या है? 10। 10/2 क्या हुआ? 5, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशंस मेरी दो मिडिल वैल्यूज होंगी, है ना, मतलब 54 और 54 दो मिडिल वैल्यूज है ना। तो मीडियन किसको डिक्लेयर करूं? इन दोनों के एवरेज को, मतलब इन दोनों के अरिथमेटिक मीन को। तो मीडियन हो जाएगा sum of these two observations divided by 2, मतलब कि 54 plus 54 divided by 2, 2 times 54 divided by 2 which is nothing but 54। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मोड फॉर एन अनग्रुप्ड डेटा की। तो जब भी आपके पास ऐसा डेटा सेट है जिसमें ऑब्जर्वेशंस लिस्ट ऑफ नंबर्स की तरह एक्सप्रेस की हुई हैं, तो ऐसे डेटा सेट का मोड वो ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे ज्यादा बार डेटा सेट में रिपीट हुई है, मतलब जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे हाईएस्ट, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। आया समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं वही सेम डेटा सेट कंसिडर करूं, तो यहां पे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 10, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस की बात की जाए तो वो है 48, 49, 52, 54 और 61। इन टोटल तो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, पर डिस्टिंक्ट ये 5 ही है, मतलब ये 5 कुछ कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, तभी तो वो इन टोटल 10 बन रही है ना, राइट। इंडिविजुअली देखें तो 48 तो बस एक ही बार आ रहा है, 49 देखो दो बार रिपीट हो रहा है,
52 एक ही बार है, 54 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 61 4 बार रिपीट हो रहा है ना। मतलब 61 इज दैट ऑब्जर्वेशन which is being repeated the maximum number of times in the data set. मतलब 61 की है maximum frequency, therefore mode of this data set is 61. That's it. आया समझ में? तो हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टडी कर चुके हैं, मीन, मीडियन और मोड। कूल। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस चेकआउट करते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है कि एक क्लास है ऑफ 17 स्टूडेंट्स जिसमें से कि 9 आर बॉयज जिनके एवरेज मार्क्स इन सम सब्जेक्ट इज 75. ओके, if the average marks of the complete class is 71, then what is the average marks of girls? अब ये सवाल वैसे तो बहुत सिंपल है, पर इसका पूरा कैच है इसकी लैंग्वेज। अगर आप इसकी भाषा को सही तरह से समझ गए तो इसको सॉल्व करना चुटकियों का खेल है। देखो क्या लिखा है कि पूरी क्लास में इन टोटल 17 बच्चे हैं, है ना। इसमें से 9 आर बॉयज। लेट्स से जिस सब्जेक्ट में इनके मार्क्स की बात की जा रही है वो मैथमेटिक्स है, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस। तो पहला लड़का, ओके, पहला बॉय लेट्स से ऑब्टेन्स x1 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सिमिलरली x2 इज द number of marks obtained by the second boy in mathematics. Similarly, x3, x4, x5, x6, x7, x8 and x9. तो एक्साइज क्या डिनोट कर रहे हैं? मार्क्स जो ith बॉय मैथमेटिक्स में स्कोर कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा है कि 9 बॉयज का एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 75, इसका क्या मतलब है कि ये जो 9 ऑब्जर्वेशन हैं इनका अरिथमेटिक मीन इज 75। और क्या? और अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कि मुझे दिया हुआ है समेशन xi गोइंग फ्रॉम 1 to 9 अपॉन 9 इज 75, जिससे मुझे पता चलता है कि समेशन xi इज नथिंग बट 75 into 9, है ना। और समेशन xi क्या है? इट इज द total marks obtained by all the boys in the class, है ना। total marks corresponding to all the boys in the class. Similarly, अब girls पे चलते हैं। अगर 9 boys हैं, टोटल 17 बच्चे हैं, तो 8 लड़कियां होंगी। Let's say y1 is the number of marks obtained by first girl in mathematics. Similarly, y2, y3, y4, y5, y6, y7 और y8। तो yi क्या डिनोट कर रहा है कि भाई आयत लड़की के मैथमेटिक्स में जितने नंबर आए हैं वो है yi, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। मतलब इन 8 ऑब्जर्वेशंस का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो मुझे निकालना है। लेट्स से इन 8 ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन x है, तो x एक्चुअली क्या है? समेशन yi गोइंग फ्रॉम 1 to 8 अपॉन 8, है ना। इससे मुझे क्या पता चलता है कि समेशन yi रनिंग फ्रॉम 1 to 8 इज एक्चुअली 8x। और समेशन yi क्या है? इट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द गर्ल्स ऑफ द क्लास। सारी लड़कियों का अगर मैं मार्क्स ऐड कर दूं मैथमेटिक्स में तो उसका जो सम आ रहा है वो है समेशन yi, है ना। तो दिस इज टोटल मार्क्स corresponding to all the girls in the class. Okay, तो मेरे पास दो चीजें आ चुकी हैं। total marks obtained by all the boys in the class is 75 into 9 and total marks obtained by all the girls in the class is 8x. एक और चीज दी हुई थी कि total marks और I should say average marks of the entire class is 71. इसका क्या मतलब है? भाई इन टोटल पूरी क्लास में ये 17 बच्चे हैं, 9 बॉयज 8 गर्ल्स। 9 बॉयज के मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली क्या मार्क्स हैं? x1, x2, x3 अप टिल x9। और इन 8 लड़कियों के मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली क्या मार्क्स हैं? y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन टिल y8। मतलब मुझे पूरे 17 बच्चों के इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में जितने मार्क्स हैं वो पता है ना। तो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स अगर 71 है, इसका मतलब क्या हुआ
कि इन सारी 17 ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन 71 है ना, isn't it? मतलब इनका सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 71. तो summation xi, I going from 1 to 9 plus summation yi going from 1 to 8 divided by 9 plus 8 is actually 71, है ना. अब summation xi हमें पता है it is 75 into 9 और summation yi हमें पता है it is 8x. इससे मुझे एक ऐसी इक्वेशन मिल जाती है जिसमें सिर्फ एक ही अननोन है x, और यही तो मुझे निकालना था, है ना. तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरिथमेटिक कैलकुलेशन सिंपली परफॉर्म करके x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है विच इज 66.5. आ गया समझ में. तो एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास विच आर 8 इन नंबर इज 66.5. ओके. तो सवाल तो आसान था, पर इस सवाल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट निकलता है, वो है ये. जब भी आपके पास दो डेटा सेट होते हैं, सपोज पहले डेटा सेट में n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका मीन x1 बार है, और दूसरे डेटा सेट में n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका मीन x2 बार है, देन दोनों डेटा सेट्स को कंबाइन करके जो एक डेटा सेट बनेगा उसका मीन विल बी द कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द इंडिविजुअल डेटा सेट्स व्हिच इज गिवन बाय n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. इस नोट का हमारे क्वेश्चन में क्या रेलेवेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड. देखो 9 बॉयज का एक डेटा सेट था जिसका मीन आ रहा था 75. तो 9 एक तरह से n1 है और x1 बार 75 है ना. 9 क्या है, n1 और x1 बार है 75. सिमिलरली 8 गर्ल्स का दूसरा डेटा सेट था जिसका मीन आ रहा था x, है ना. तो 8 क्या है, n2, और x क्या हुआ, x2 बार, राइट. तो 9 और 8 मतलब कि पूरे 17 बच्चों का मीन मुझे 71 दिया हुआ था. मतलब मुझे दोनों इंडिविजुअल डेटा सेट्स को कंबाइन करके जो डेटा सेट बन रहा है उसका मीन 71 दिया था. तो वो क्या आना चाहिए, द कंबाइंड मीन ऑफ इंडिविजुअल टू डेटा सेट्स विच इज, यू कैन क्लियरली सी, n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar upon n1 plus n2. तो 71 actually is the combined mean of both the individual data sets. एक 9 लड़कों का एक डेटा सेट और 8 लड़कियों का दूसरा डेटा सेट, उन दोनों के इंडिविजुअल मीन्स को आप कंबाइन करो इस फॉर्मूले से, तो आपको पूरी क्लास के 17 बच्चों का मीन मिल जाता है 71. ओके. इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल इन क्वेश्चंस. ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब जो सबसे पहला ग्रुप्ड डेटा था विच इज योर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मीन. अगर आपके पास एक डेटा सेट है जो एक टैब्यूलर फॉर्मेट में आपके पास एक्सप्रेस्ड है, मतलब एक टेबल की तरह वो डेटा आपके पास है जिसमें कि हर एक डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन अपनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ लिखी हुई है, तो उस एक्सप्रेशन को, उस रिप्रेजेंटेशन को मैं कहती हूं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. जैसे कि ये है ना, यहां दिख रहा है आपको कि पहला कॉलम सारी डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस का है और दूसरे कॉलम में उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज बैठी हैं. तो यहां पे x1 मतलब कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1, दैट इज 1. ओके. x2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है f2, थर्ड ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है f3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है f4 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है f5, है ना. यही है. तो ये पूरी टेबल एक्चुअली कहना क्या चाह रही है, इसकी भाषा को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करना जरूरी है. देखो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो 2 है वो डेटा में एक बार आ रही है. ओके. नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है जो कि 3 है, 3 आ रही है डेटा में 2 बार. 3 इज अकरिंग ट्वाइस इन द डेटा सेट. फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन है 5, वो आ रही है 3 बार. फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 7 which is occurring 4 times in the data set. And then last observation, fifth observation 9, 5 बार आ रही है, मतलब we have 5 9s.
तो एक्चुअली में रॉ फॉर्मेट में मेरा डेटा ऐसा दिखता है, जिसको टैब्यूलर फॉर्मेट में अरेंज करके मुझे ये टेबल मिलती है। समझ में आया? ओके, सो दिस इज रॉ फॉर्मेट में वही डेटा और वही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस्ड वही डेटा है ना। तो देखो, मीन निकालना है इसका, सीधी बात है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो मुझे दोनों क्वांटिटीज चाहिए। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताओ यहाँ क्या होंगी, क्या होंगी बताओ। 2 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 3 बार, 7 आ रहा है 4 बार और 9 आ रहा है 5 बार। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पर ये है क्या? ये तो 5 फ्रीक्वेंसीज है ना बाबा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, which is 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो कि है 15, है ना। तो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है कि इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरी बात मुझे निकालनी है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसमें भी बेसिक लॉजिक लगाना, ठीक है, बेसिक लॉजिक, नथिंग इज रॉकेट साइंस। देखो 2 एक बार आ रहा है तो 1 × 2, 2 has to be added only once. 3 is occurring twice, मतलब 3 + 3 मतलब 3 has to be added with itself twice. 5 is occurring 3 times in the data set, मतलब 5 को खुद से 3 बार ऐड करना पड़ेगा, मतलब 5 × 3 के बराबर है वो, है ना। 7 is occurring 4 times, मतलब 7 को खुद के साथ 4 बार ऐड करना पड़ेगा, which is same as 7 × 4, and similarly from here you get 9 × 5. तो आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस चाहिए ना, तो बस इन क्वांटिटीज को ऐड कर दो। दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। पर ये है क्या? ऑब्जर्व क्लोजली, व्हाट इज दिस? 1 is f1, 2 is x1, so this is f1 x1. 3 × 2 क्या हुआ? f2 x2. 5 × 3 क्या हुआ? f3 × x3. Similarly, this is f4 x4 and this is f5 x5. इन क्वांटिटीज का एडिशन इज कमिंग आउट टू बी द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जिसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगी? समेशन fi xi, I going from 1 to 5, है ना, which will be what? इसको आपको कंप्यूट करने के लिए एक और कॉलम बनाना पड़ेगा ऑफ fi xi। तो उसमें f1 x1 है आपका 1 × 2, that is 2, f2 x2 is 2 × 3, which is 6, f3 x3 is 3 × 5, which is 15, f4 x4 is 4 × 7, which is 28, and lastly f5 x5 is 5 × 9, which is 45. So summation of fi xi is 2 + 6 + 15 + 28 + 45, which is 96. What is this? Summation fi xi, I going from 1 to 5. And what is this? This is the sum of all observations. ठीक है? Okay? So now you know whenever you have a discrete frequency distribution given to you, आपको मीन निकालना है, वो होता है sum of all observations upon total number of observations. Sum of all observations is summation fi xi and total number of observations is summation fi. Okay? जो कि हमारे केस में आ रहा है 96/15, that is 32/5. ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड, जब आपको एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होगा तो उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम होंगे, एक ऑब्जर्वेशंस का और एक उनकी फ्रीक्वेंसीज का। सबसे पहले आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लीजिए, विच इज n, एंड कीप इट विथ यू। फिर आप एक नया कॉलम बनाइए ऑफ fi xi, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन विथ इट्स रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार वो कॉलम रेडी हो चुका है तो उनकी सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा? समेशन fi xi, which represents sum of all observations, that is s. s upon n will give you your mean. That's it, end of the story. आया समझ में?
मीन के बाद अब बात करते हैं मीडियन की। तो मेरे पास फिर से एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इसका मीडियन निकालना मेरा मोटिव है। तो सबसे पहले तो फॉर कन्वीनियंस ना एक्साइज को कंसिडर करते हैं मार्क्स out of 10 and FIs are representing number of students getting those respective marks। जैसे कि इस टेबल से अब मुझे ये समझ आ रहा है कि 2 marks are obtained by 1 student, 3 marks are obtained by 2 students, 5 marks out of 10 are obtained by 3 students, 7 marks out of 10 are obtained by 4 students and 9 marks are obtained out of 10 by 5 students। ठीक है, आ गया समझ में? अब मीडियन निकालने के लिए ना FI का कॉलम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है जो हमने मीन के केस में क्रिएट किया था, बट ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पे CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्रिएट करते हैं। ये एक कन्वीनियंस कॉलम है, ये हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो पहले तो इसको क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं इसका रेलेवेंस समझाती हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस समझाती हूँ, कैसे ये हमारे लिए एडवांटेजेस होता है वो समझाती हूँ। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट फिल अप ईच ऑफ दीज एंट्रीज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर अप टू 2, मतलब एट मोस्ट 2 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? एक ही है भाई, 2 से कम तो किसी के आए नहीं है ना? तो यहां पे आ गया 1। 1 क्या हुआ? एक्चुअली F1 ही हुआ, राइट? अगली एंट्री पे आते हैं। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स अप टू 3, मतलब एटमोस्ट 3 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो 3 या 3 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो 2 नंबर लाने वाला एक बच्चा है और 3 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, मतलब एटमोस्ट 3 अप टू 3 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं 1 + 2 यानी कि 3, विच इज F1 + F2। है ना? समझ आ रहा है? अगली एंट्री पे आते हैं। अब मेरे पास कितने मार्क्स है पिक्चर में? 5। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं अप टू 5, मतलब एटमोस्ट 5, 5 या 5 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो 1 + 2 + 3, 2 नंबर लाने वाला 1, 3 नंबर लाने वाले 2, 5 नंबर लाने वाले 3, तो 3 4 5 6। ये एक्चुअली में क्या है? F1 + F2 + F3। समझ आ रही है ड्रिल? अब 7 मार्क्स पे आते हैं। नाउ आई वांट वो सारे बच्चे जो 7 या 7 से कम नंबर लाए हैं, मतलब एट मोस्ट 7, अप टू 7, एट मैक्स 7। तो 2 नंबर लाए, 3 नंबर लाए, 5 नंबर लाए या 7 नंबर लाए, तो 1 + 2 + 3 + 4, राइट? मतलब कि 10। क्या है ये? F1 + F2 + F3 + F4, है ना? और X5 मतलब कि 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? वो सारे बच्चे कितने हैं जो 9 या 9 से कम नंबर लाए हैं? It is nothing but the sum of all 5 frequencies, which is 1 + 2 + 3 + 4 + 5, that is 15, right? है ना? समझ आ रहा है? तो यानी कि अगर मैं टिपिकली इस लास्ट एंट्री की बात करूं तो ये क्या निकल के आ रही है? ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज निकल के ही तो आ रही है, isn't it? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज क्या आई थी? समेशन FI I going from 1 to 5, this is coming out to be the last entry in the column of cumulative frequency. What is this representing? Total number of observations। इसको कैपिटल N अगर मैं नाम देती हूं तो मुझे समझ आता है कि मेरे इस डेटा सेट में 15 ऑब्जर्वेशंस हैं and 15 is an odd number. ओके, अब अपने बेसिक्स पे चले जाओ। बेसिक्स पे चले जाओ। जब आपके पास रॉ डेटा है, अनग्रुप डेटा है, जिसमें 15 ऑब्जर्वेशंस हैं लेट्स से, तो उसका मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आप ओरिजिनल डेटा पे काम ही नहीं करते, आप अरेंज्ड डेटा पे काम करते हो। आप पहले तो ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हो। यहाँ पे लकीली वो काम किया हुआ है, आप देख सकते हो। 2 < 3 < 5 < 7 < 9। तो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जमाई हुई हैं, राइट? तो अगर एक बार ऑर्डर फिक्स हो चुका है, ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, देन वी कैच होल्ड ऑफ द मिडिल वैल्यू।
तो ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो एक ही मिडिल वैल्यू आती है विच इज दी n+1/2th ऑब्जर्वेशन, राइट। तो इस केस में n ऑड है मतलब 15, तो 15 + 1/2 मतलब 16/2 मतलब कि 8th ऑब्जर्वेशन, राइट। n+1/2th ऑब्जर्वेशन मेरी मीडियन कहलाएगी, है ना, क्योंकि n ऑड है। तो ये क्या आ रही है, n क्या है 15 मतलब 16/2 मतलब कि 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, लेट्स विजुअलाइज। आपके पास एक 2 है, विजुअलाइज करना, ठीक है। फिर 2 3 है, तो 3 ऑब्जर्वेशन कवर हो गई। हम लिस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसके बाद 3 5s हैं, तो 6 ऑब्जर्वेशन कवर हो गई। फिर 4 7 है, 10 ऑब्जर्वेशन कवर होगी। तो 8th ऑब्जर्वेशन की प्लेस पे कौन सा डिजिट बैठा है, 7, राइट। बिंगो, 7 इज माय आंसर। कूल, मीडियन निकल गया। पर मैम इस प्रोसेस से मीडियन निकालने में तो आपने सीएफ के कॉलम का इस्तेमाल ही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। देखो यार, इस तरीके से आप मीडियन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो इन द डेटा सेट। तो आप क्या यही करते बैठोगे क्या कि आप पहले तो उनको लिस्ट करोगे, है ना, फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाओगे, फिर मिडिल वैल्यू कैप्चर करने जाओगे। दिस इज सच एन इम्प्रैक्टिकल आइडिया। ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हुई तो क्या हुआ, बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। इस केस में सीएफ का कॉलम काम आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है n+1/2। जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से मीडियन निकालेंगे तो आपको n+1/2 कैलकुलेट करना है जब n ऑड हो, ठीक है। जब आप n+1/2 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 15 + 1/2 मतलब कि 16/2 मतलब कि 8। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पकड़ो जो कि 8 से इमीडिएटली बड़ी है, मतलब स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 8। तो 8 से बड़ी मेरे पास 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, पर सबसे छोटी आउट ऑफ दीज टू इज 10, राइट। तो 10 इज द सिलेक्टेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 10 किस एक्सआई के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 7, है ना। तो बिंगो, मीडियन डिक्लेयर हो चुका है 7। तो कन्वीनियंस समझ आई, एडवांटेज समझ आया सीएफ का, है ना। यहां पे हमने कोई ऑब्जर्वेशन को लिस्ट तो नहीं किया, है ना, फिर हम गिन तो नहीं रहे थे कि हाँ यार 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, चलो विजुअलाइज करो, चलो पकड़ो, है ना, इतनी मेहनत चाहिए ही नहीं। ऑल राइट, सीधे सीधे क्या करना है, n ऑड है तो n+1/2 निकालो। n+1/2 जो क्वांटिटी आएगी उससे इमीडिएटली बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पकड़ लो। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस एक्सआई के कॉरेस्पॉन्डिंग बैठी है वो एक्सआई को आप डिक्लेयर कर दो आपका मीडियन। यही अगर n इवन होता तो आप क्या करते, आप n/2 निकालते, ठीक है। और n/2 जो भी आता उसके बाद आप सेम काम करते, आप वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पकड़ते जो n/2 से इमीडिएटली बड़ी है, ओके। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस एक्सआई के कॉरेस्पॉन्डिंग बैठी होती उस एक्सआई को आप क्या डिक्लेयर कर देते, आपका मीडियन। बात ही खत्म, ओके। बट ये सब काम तब जब पहले आपका डेटा सेट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। फिलहाल लकीली हमें वो मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि हमारा डेटा सेट ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड था। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है डिस्क्रीट के लिए। लास्टली मोड की बात करते हैं, इसकी परिभाषा एकदम सेम है ना। इट इज दैट ऑब्जर्वेशन विच इज अकरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डेटा सेट। तो यार आपको जो टेबल दी हुई थी उसमें तो हर एक ऑब्जर्वेशन अपनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ लिखी हुई थी। सारी फ्रीक्वेंसीज में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 1 2 3 4 5 में से 5 है ना सबसे बड़ा नंबर, और वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, 9 के। मतलब 9 is occurring 5 times in the data set. That means 9 has the highest frequency. 9 is occurring the maximum number of times. यानी 9 मार्क्स आए 5 बच्चों के, है ना। तो out of all the marks 9 marks are being obtained by maximum number of students. So 9 is the mode of this data set. Easy. Okay. एक और सवाल है मेरे पास which is again a past year JEE main question. इसमें लिखा है कि एक डेटा सेट है कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस। इस डेटा सेट का मीन दिया हुआ है 16, ओके। तो सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते जाना। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूज इन दिस डेटा सेट इज 16 विच इज डिलीटेड,
और इसको डिलीट करने के बाद 3 नई ऑब्जर्वेशंस ऐड की जा रही है डेटा सेट में, विच आर 3, 4 एंड 5। तो अब इस रिजल्टेंट डेटा सेट का मीन निकालो। देखो यार, ये सवाल काफी स्टैंडर्ड, बहुत ही मतलब क्लासिक क्वेश्चन है जो आपको ऑलमोस्ट हर किताब में मिल जाएगा। तो इसके सोल्यूशन की ड्रिल पता होना मस्ट है, कंपलसरी है, जरूरी है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। जो मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है उसमें 16 ऑब्जर्वेशंस हैं। लेट्स से वो हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन टिल x16। ठीक है, इस 16 ऑब्जर्वेशंस के डेटा सेट का मीन भी 16 है, जिसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ दीज 16 ऑब्जर्वेशंस अपॉन 16 इज 16, है ना। मतलब x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन टिल x16 अपॉन 16 इज 16। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या आ गया, 16 इंटू 16 मतलब कि 256, राइट। अब सवाल कह रहा है इन 16 ऑब्जर्वेशंस में कोई एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू खुद 16 है जिसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो इन 16 में से लेट्स से मैं कहती हूं कि ये जो 16th ऑब्जर्वेशन है ना, इसकी खुद में वैल्यू 16 है और इसको डिलीट किया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास जो न्यू डेटा सेट आया उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस आई, x1, x2, x3 एंड सो ऑन टिल x15। 16 ऑब्जर्वेशंस का डेटा सेट था। 16वीं ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू खुद में 16 है उसको मैंने डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद मैं 3 और नई ऑब्जर्वेशंस ऐड कर रही हूं विच आर 3, 4 एंड 5। तो 16वीं को डिलीट करके 1 से 15 तक की ऑब्जर्वेशंस बची, और अब मैं 3 और नई ऑब्जर्वेशंस ऐड कर रही हूं विच आर 3, 4 एंड 5। मतलब अब मेरे न्यू डेटा सेट में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई, 15 प्लस 3 मतलब कि 18 ऑब्जर्वेशंस, है ना। ये जो मेरा नया डेटा सेट है ना, इसी का मीन मुझे निकालना है। आई वॉन्ट टू कंप्यूट दिस, ओके। तो इसका मीन क्या होगा, मीन ऑफ दिस न्यू डेटा सेट, ये होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन टिल x15 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होल अपॉन 18। मतलब अगर कहीं से मुझे ये 1 से 15 वाली ऑब्जर्वेशंस का सम मिल गया ना, तो बस मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। मुझे 1 से लेके 16 तक का सम पता है, तो 1 से 15 का सम क्या होगा भाई, 256 माइनस 16th टर्म, है ना, राइट। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन टिल x15 इज 256 माइनस x16। पर 16th टर्म की वैल्यू ही हमने कहा था 16 है, राइट। तो ये क्या आ गया, 256 माइनस 16 विच इज 240, ओके। तो 1 से 15 तक की ऑब्जर्वेशंस का सम है 240। फाइनली आपके पास आ जाता है 240 प्लस 12 बाय 18 विच गिव्स यू 252 बाय 18, जो कि आ रहा है 14। एंड बिंगो, C happens to be the correct answer। समझ में आया अच्छे से। तो बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये, बस जो सवाल कह रहा है ना, हम वो एक 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 करके करते जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले का तो यहाँ पे कुछ ज्यादा लोड है नहीं। मीन का सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो भी 2 बार, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ भाषा सही तरीके से इंटरप्रेट करते आनी चाहिए, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी वेरी सिंपल टू क्रैक। और अब बारी है बात करने की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट की, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यस, देखो जब मैं कहती हूं कि डेटा स्क्यूड है, इसका मतलब क्या होता है कि डेटा डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है ना, डिस्टर्ब्ड है, या फिर एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो एक ऐसा डेटा सेट जो कि परफेक्टली सिमेट्रिक है या फिर ज्यादा से ज्यादा मॉडरेटली स्क्यूड है, ऐसे डेटा सेट के लिए एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन उसके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि है मीन, मीडियन, मोड। वो क्या रिलेशनशिप है कि मीन माइनस मीडियन इज 1/3 ऑफ मीन माइनस मोड, जो कि
अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलता है मोड इज नथिंग बट 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, है ना। मतलब कि मोड इज 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। इन शॉर्ट, ये चीज ध्यान रखना कि जब एक डेटा सेट की डिग्री ऑफ स्क्यूनेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, मतलब अति का डिस्टॉर्टेड डेटा है, अति का एसिमेट्रिक डेटा है, तो उस डेटा सेट के लिए ये रिलेशनशिप फेल्स टू प्रिवेल, ये होल्ड नहीं करता। ये कब होल्ड करता है? जब या तो डेटा परफेक्टली सिमेट्रिक हो या ज्यादा से ज्यादा मॉडरेटली डिस्टॉर्टेड हो, मॉडरेटली स्क्यूड हो। समझ में आया? ऑल राइट, एक बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक सवाल है जो 2005 में जेई में भी पूछा गया है। इसमें लिखा है कि मीन जो है वो 21 है और मीडियन जो है वो 22 है, आपको मोड निकालना है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड टेस्ट हो रही है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो 3 टाइम्स 22 माइनस 2 टाइम्स 21, यहाँ से आता है 66 माइनस 42 विच इज 24, सिटिंग इन ऑप्शन सी। दैट्स इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप अभी तक समझ चुके होंगे कि हम बार बार लगातार सिर्फ और सिर्फ मीन, मीडियन और मोड को कंप्यूट करने के पीछे भागे जा रहे हैं। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है कि एक डेटा सेट, एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या उसकी सेंट्रल वैल्यूज, मतलब कि मीन, मीडियन, मोड सफिशिएंट है? यस और नो? आंसर इज अ बिग फैट नो। क्यों बोला मैंने ऐसा? लेट मी कन्विंस यू ऑन दिस। सपोज 2 क्लासेस हैं ऑफ द सेम स्टैंडर्ड, ए एंड बी। दोनों में 100 स्टूडेंट्स ईच हैं। एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ऑफ 100 मार्क्स और क्लास ए का डेटा रिवील करता है कि 100 में से 50 बच्चों के आए हैं 70 मार्क्स और बाकी के 50 के आए हैं 50 मार्क्स। ठीक है, तो इट्स लाइक x1 marks are obtained by f1 number of students and x2 marks are scored by f2 number of students. अगर मैं जानना चाहती हूं कि एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए कितने हैं, तो मैं ऑल्टरनेटिवली क्या जानना चाहती हूं कि मीन इस डेटा सेट का क्या है, राइट? तो मीन कैसे निकलेगा? f1 x1 प्लस f2 x2 अपॉन f1 प्लस f2, राइट? मतलब कि 70 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 50 प्लस 50, यह आएगा 3500 प्लस 2500 अपॉन 100 विच गिव्स यू 6000 अपॉन 100, मतलब कि 60। तो पहले डेटा सेट का मीन आ रहा है 60, या फिर मैं कह सकती हूं कि क्लास ए के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 हैं। वहीं क्लास बी का डेटा अगर एक्सप्लोर किया जाए तो कहता है कि भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स, ऑल 100 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 60 मार्क्स ईच इन द पेपर। ओके, तो इसका मीन क्या निकलेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स अपॉन 100। भाई हर बच्चे के 60 मार्क्स आए हैं, मतलब 60 प्लस 60 प्लस 60, 100 टाइम्स अपॉन 100, मतलब कि 60 आ रहा है सेकेंड डेटा सेट का भी मीन, या फिर क्लास बी के एवरेज मार्क्स भी 60 हैं। अब देखो यार, सामने आपके जो सीन है वो ये है कि 2 अलग अलग डेटा सेट हैं, 2 डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर बिफोर यू, दोनों की सेंट्रल वैल्यू, दोनों का मीन एकदम सेम है। या फिर मैं कह सकती हूं कि एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एज वेल एज क्लास बी इज सेम 60। क्या इसके बाद मेरा यह कहना सही होगा कि परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द क्लासेस देयरफॉर इज सेम? क्या मैं कह सकती हूं कि दोनों क्लासेस की परफॉर्मेंस मतलब कि सेम है? नहीं, राइट? मैं ये नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि पहले डेटा सेट में ध्यान से देखो, आधे बच्चे 70 मार्क्स ला रहे हैं और बाकी आधे 50। वहीं क्लास बी में सारे के सारे 60 ला रहे हैं। तो ये ऑब्वियस बात है कि क्लास ए स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है ना, उनमें वेरिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लास बी के मार्क्स,
right? The variability factor is more among the marks of class A students as compared to class B. या फिर मैं alternatively ये कह सकती हूँ कि class B के students के जो marks हैं they are more consistent, more एक जैसे as compared to class A. इसको समझने का एक और तरीका है, एक रियल लाइन पे ना क्लास बी के मार्क्स को प्लॉट करो, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स हैं जो ये क्लास बी के मार्क्स डिनोट करेंगे ना, ये पॉइंट्स आप देखोगे दे आर क्लस्टर्ड, दे आर बंच्ड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू 60. ये मतलब ना मीन के अबाउट एकदम इकट्ठे हुए पड़े होंगे, ठीक है? वहीं आप क्लास ए के मार्क्स को रियल लाइन पे प्लॉट करो तो आपको दिखेगा कि दे आर मोर स्प्रेड, मोर स्कैटर्ड, ये ज्यादा फैले हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मीन वैल्यू 60. समझ में आ रहा है अच्छे से? ये रीजन है कि मीन मीडियन मोड जो ये आपकी सेंट्रल वैल्यूज है ना, दे फेल टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हमें ये नहीं बता पाती कि यार कितने एक्सटेंट से हमारी ऑब्जर्वेशंस हमारी सेंट्रल वैल्यू से वेरी करती हैं. और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप जजमेंट सही देना चाहते हो, बेटर इंटरप्रिटेशन देना चाहते हो, तो आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में उस डेटा की ऑब्जर्वेशंस कितनी स्प्रेड, कितनी स्कैटर्ड, कितनी फैली हुई हैं, या फिर सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जर्वेशंस कितनी बंच्ड, कितनी क्लस्टर्ड हैं, यू नो, अबाउट दैट सेंट्रल वैल्यू. ओके, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपके पास दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, टू कंप्लीटली डिस्टिंक्ट डेटा सेट, पर दोनों की सेंट्रल वैल्यू सेम आ रही है. स्टिल जब आप उनका बिहेवियर देखो तो आपको तो उनके बीच में वाइड डिफरेंसेस दिखते हैं, वाइड डिस्पैरिटीज, जैसे कि हमारे इस सिचुएशन में है ना. तो कमेंट करना अगर हम चाहते हैं कि क्लास ए और क्लास बी में से किसने अच्छा परफॉर्म किया, तो हमें वेरिएबिलिटी फैक्टर को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. समझ में आया? Yes, the variability of a data set comes out to be a single number which is called the dispersion of that data set. और जो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं इस डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के, वो कहलाते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो कि प्राइमरीली 4 होते हैं. दे आर रेंज, मीन डिविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल बात करेंगे. ऑल राइट, एंड विद दिस वी आर थ्रू विद दिस क्लास. बट बिफोर आई लीव, जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी. आज की क्लास में हमने पढ़े हैं 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस और डेटा सेट. वी हैव अनग्रुप्ड, देन डिस्क्रीट एंड देन कंटिन्यूअस. पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि मीन मीडियन मोड की बात हमने सिर्फ पहले 2 डेटा सेट के लिए ही करी. वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट? ऐसा इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो कंटिन्यूअस वाले डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो मीन मीडियन मोड का कॉम्प्यूटेशन है दैट इज क्वाइट लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी आई शुड से बिट डिफिकल्ट फॉर्मूलाज इन्वॉल्व करता है. इसी रीजन से इस पे बेस्ड जेई में सवाल पूछे जाने के चांसेस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. आप चाहें तो आप पुराने जेई के पेपर्स उठा के ये वेरीफाई भी कर सकते हैं. ऑल राइट, बट स्टिल आज के सेशन के डीपीपीज एंड वर्कशीट्स में आपको कुछ एक आध शायद इलैबोरेटिव क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे बेस्ड अपॉन मीन मीडियन मोड कंप्यूट करना फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आप सीख भी जाएंगे कि ये कैसे किया जाता है और उस सवाल से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. Okay, so do not forget to check out the DPP and worksheet for today's class. It is a must for you. तभी आप exhaustive तरीके से measures of central tendency के topic को you will be able to say कि हाँ मेरा हो गया है complete. All right. On this note, it's me Bhumika signing off. We'll meet you super soon again in the next class. Till then, take care and keep learning.